हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर विज्ञान की, मैथ की और इंग्लिश की हमने रेगुलर क्लासेस, मतलब रेगुलर तो अभी नहीं हो पा रही हैं, लेकिन क्लासेस हमने शुरू कर दी हैं। और सभी जो फॉरेस्ट गार्ड हैं हम ही लोग क्लासेस ले रहे हैं। तो आप जिन चीज़ों के लिए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उसके सिलेक्टेड बंदे आपकी क्लासेस ले रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में विज्ञान की क्लासेस आपको पता होगा मैं ले रहा हूँ आपकी। मेरा नाम है आदित्य श्रीवास्तव। मैं भी फ़िलहाल में एक वन रक्षक हूँ। हालांकि मेरा चयन उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए भी हुआ है, तो कुछ समय बाद वहाँ पर जाऊँगा। वहाँ जाने से पहले हमारी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। और अभी कुछ बीच में फिर से गैप हो गया था, तो गैप की वजह भी ये थी कि जो जहाँ पर हम वीडियो शूट करते थे वो जगह थोड़ा मेरे घर से काफ़ी दूर थी, तो जाने में थोड़ा परेशानी आती थी और काम वगैरह के चक्कर में बिज़ी रहते हैं तो पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन चूंकि अब ये पूरा सेटअप हमने मेरे घर पर ही कर लिया है, तो लगभग हर रात के टाइम हम फ्री होते हैं, तो मैं एक वीडियो आपके लिए बना दिया करूँगा ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो रेगुलर चलती रहेगी। और पढ़ाई में बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो रेगुलरिटी है। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं है, अगर आप रेगुलर कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो यकीन मान के चलिए आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। आप दूसरों को मौका दे रहे हैं कि वो आगे आएंगे, वो सिलेक्शन ले जाएंगे, आप रह जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप कंटिन्यूटी बनाए रखिए, ठीक है। तो हम भी अब कोशिश करेंगे, और कोशिश नहीं, जहाँ तक है पूरी कोशिश रहेगी आपके पास एक वीडियो पर डे आती रहेगी। तो साइंस के बारे में आप बिल्कुल अब निश्चिंत हो जाइए। साइंस की जिम्मेदारी आप हम पर छोड़ सकते हैं, क्योंकि साइंस हम बहुत अच्छे लेवल से कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एनसीईआरटी पर बेस्ड अपनी क्लासेस ले रहे हैं। तो एनसीईआरटी तो आप सब जानते ही होंगे। एनसीईआरटी वो बुक्स हैं जो छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स से लेकर बड़े से बड़े एग्ज़ाम्स, यूपीएससी का तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि जो लोग यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं वो लोग भी एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर पढ़ते हैं, ठीक है। और मैंने भी की है तैयारी तो, और हालांकि मेरी पूरी हो नहीं पाई थी। एमपीपीएससी की तैयारी वर्तमान में भी कर रहा हूँ और मैं इन्हीं बुक्स से पढ़ता हूँ, ठीक है। और सभी लोग एमपीपीएससी के एस्पिरेंट भी पढ़ते हैं और इसी तरीके से पढ़ते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि एमपीपीएससी के लेवल से हम क्यों ले रहे हैं क्लासेस, तो ऐसा नहीं है। अभी मैंने पीवाईक्यू की सीरीज़ भी तैयार करी है आप लोगों के लिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना, जेल प्रहरी के, वन रक्षक के, इनके जो एग्जाम्स पहले हुए हैं उनके क्वेश्चन को हम 10-10 क्वेश्चन या 20-20 क्वेश्चन पहले साइंस के सॉल्व करेंगे, फिर बाकी सब्जेक्ट्स के भी देख लेंगे, ठीक है। अगर टाइम मिलता है तो वो सब भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो उसकी सीरीज़ भी इसके साथ में शुरू कर देंगे, ठीक है। वो आपको जितना मददगार ये होगी ना, ये आपके लिए एवरग्रीन यानी हमेशा काम में आने वाली सीरीज़ है, जिसमें हम साइंस के बारे में डिटेल लेक्चर ले रहे हैं। इसके अलावा जो वो सीरीज़ होगी पीवाईक्यू सीरीज़, वो भी आपके लिए शुरू कर देंगे। तो वो आपके जो है इस एग्ज़ाम में जो अभी आने वाले हैं सारे एग्ज़ाम, सभी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी, ठीक है। तो उस सीरीज़ को प्लीज़ देखें। और जो लोग इस सीरीज़ को नहीं भी देख रहे हैं, ये जो क्लासेस नहीं भी ले रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम बहुत होशियार हैं, हमें सब कुछ आता है, उन लोगों के लिए भी वो सीरीज़ बहुत काम की है, ठीक है। तो पीवाईक्यू जो भी हम सॉल्व करवाएंगे, मतलब डिटेल लेक्चर लेंगे, यानी हम 10 क्वेश्चन लेंगे, साथ साथ में उसमें पीवाईक्यू भी लेंगे, मतलब पीवाईक्यू जो लेंगे उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है। साथ साथ में हम पूरा एनालिसिस करते चलेंगे हर क्वेश्चन का, ताकि उस क्वेश्चन या उस टॉपिक से संबंधित अगर अगली बार भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आइए वीडियो पर आते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अभी तक हमने 9th क्लास की एनसीईआरटी शुरू करी थी। मैं आपको बता दूं, 9th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है, और चैप्टर 2 जो है वो चल रहा है। तो उसके भी 2 लेक्चर हो चुके हैं। एक लेक्चर में चैप्टर 2 के पहले लेक्चर में हमने समझा था कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, ठीक है, और मिश्रण क्या होते हैं। मिश्रण में विलयन होता है, जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें सॉल्यूट, सॉल्वेंट, जो विलायक, विलय होता है, इसको भी समझा था हमने पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर छोटा था, उसमें हमने केवल निलंबन और कॉलॉइड को समझा था, ठीक है। ये दोनों विषमांगी मिश्रण होते हैं और ये बहुत अलग होते हैं विलयन से, ठीक है। तो इसके बारे में समझा था हमने दूसरे लेक्चर में। फिर मैंने बताया था कि मिश्रण को पृथक करने की विधियाँ जो है वो बच चुकी हैं, वो तीसरे लेक्चर में लेंगे, तो ये वही लेक्चर है, ठीक है। तो इसमें आज हम समझने वाले हैं कि मिश्रण के जो घटक होते हैं, देखो साइंस है ना हमारे आसपास होता है, तो इसको मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होने का है, इसमें थोड़ा लाइटली लें। आपको समझ में आएगा। मिक्सचर मतलब है कुछ ना कुछ मिक्स हो रखा है उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर मिक्स हो रखी है तो हमको पता कैसे चलेगा कि इसमें क्या क्या है, या जो पता चल गया है तो उसको अपन अलग अलग कैसे करें, ताकि अब मिश्रण के घटकों को अलग करने की ज़रूरत क्या है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो मिश्रण के घटक है उनका पृथक्करण अपन कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं, है ना।
तो उसका अपन जैसे मान के चलिए कोई मिश्रण है, उसमें 2 ऐसे तत्व मिले हुए हैं, उनमें से एक तत्व के बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है, और वो उस मिश्रण के फॉर्म में ही पाया जाता है, आपको मिला है, तो आप उसके तत्व की सेपरेट स्टडी कर सकें, ठीक है, या उसमें कौन कौन से तत्व हैं, उनको कौन कौन से घटक हैं, उनको अलग अलग करके जान सकें, उसके लिए मिश्रण के घटकों का पृथक्करण करते हैं। और ये जो पोर्शन है इससे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें, हो सकता है ये वीडियो आपको कोई एक नंबर दे जाए, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए देखते हैं। आज का टॉपिक हमारा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, ठीक है, कि मिश्रण में जो घटक हैं उनका पृथक्करण कैसे कैसे होता है। अब मिश्रण भी हमने पढ़ा है कि 2 तरह के होते हैं। देखो, जो हमने पढ़ा है ना उसको देख के आना आप इधर पे, क्योंकि जो पढ़ा है वो सारी बातें अब यूज़ होंगी, ठीक है। अगर आप वो सब देख के नहीं आए हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। प्लीज़ जाके पुराने लेक्चर देख के आए, क्योंकि साइंस पूरी लिंक है आपस में, इसलिए हमने बेस से शुरू किया। पहले लेक्चर बहुत बेसिक था, ठोस द्रव गैस पढ़ाया था, लेकिन वो इसलिए पढ़ाया क्योंकि अब वो सब बातें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मिश्रण जो है वो 2 तरीके के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी। समांगी वो होते हैं जिसका कंपोजिशन, जिसका संगठन पूरे मिश्रण में एक जैसा होता है, ठीक है। विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिनमें हम उसके जो अंग होते हैं उनको अलग अलग देख सकते हैं, आँखों से भी अलग अलग देख सकते हैं, वो होते हैं विषमांगी मिश्रण। तो कई सारे विषमांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जिनको आप साधारण भौतिक विधियों से अलग करते हैं। साधारण भौतिक विधि का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, साधारण भौतिक क्रिया। साधारण भौतिक क्रिया हुई जैसे चुनना या छानना। अब ये वो विधियाँ हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते ही रहते हैं, हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया। जैसे मान के चलिए गेहूँ में से कंकड़ बीनते हैं, है ना, ये चुनते हैं, तो वो क्यों चुनते हैं? क्योंकि गेहूँ और कंकड़ दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं हमको, है ना। तो उसमें से अपन जैसे गेहूँ बीनने या चुनना आपने देखा होगा अपने घर में, अगर लगभग 5-6 साल पहले तक, या अभी भी कुछ घरों में चलता है, वो लोग प्योर गेहूँ लेते हैं, बाकी सब लगे तो आटा वाटा लेने लगे हैं आजकल, तो वो चीज़ें दिखती कम है ना। तो चुनना, जैसे आप गेहूँ से कंकड़ चुनते हैं, ठीक है, अभी भी चावल बनाते हैं, चावल में से बीनते हैं, ये प्रक्रिया रोज़ चलती रहती है हमारे घर पर, ठीक है। छानना हुआ, ये भी डेली चलता है। मान के लिए सुबह सुबह आपके घर पे चाय बनती है, तो चाय पत्ती को आप क्या करते हैं, छन्नी से चाय को छानते हैं, तो उससे क्या होता है, चाय पत्ती उसमें रह जाती है और पानी निकल जाता है ना। ये विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि इसमें अपन ने फिल्टर पेपर, किसी छन्नी का यूज़ किया आपने, जिसमें वो ठोस कण जो चाय पत्ती के थे वो रुक गए, और जो द्रव वाला पदार्थ था चाय, वो चली गई नीचे, ठीक है। तो ये कई सारे विषमांगी मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें साधारण भौतिक क्रिया से ही काम हो जाता है, लेकिन कई सारे मिश्रण ऐसे होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता है, उनमें विशेष विधि यूज़ होती है, और वहीं पे हमारा क्वेश्चन बनता है जहाँ पे विशेष भौतिक क्रिया यूज़ होती हैं, ठीक है। उनमें से पहली क्रिया है वाष्पीकरण, यानी कि वेपोराइजेशन। अब देखिए, समझते हैं, मतलब समझते चलना, लाइटली चलेंगे, क्योंकि अब हमारा सफ़र बहुत आगे तक का है ना, बहुत लंबा लेके चलना है, पूरी साइंस ख़त्म करना है, केमिस्ट्री ख़त्म करेंगे, फिर बायोलॉजी ख़त्म करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिजिक्स देखेंगे। बिल्कुल तसल्ली से, नॉर्मल होके। अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती, या कहीं पे कोई दिक्कत आती है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के बाद, और अगर अच्छी लगे तो वो भी कमेंट ज़रूर करना। देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, वो बहुत प्रेरित करते हैं हमको, क्योंकि अभी रात के, मैं बताऊँ आपको, 11 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ टाइम निकाल के, इसलिए ताकि अच्छा लगता है, जब कोई अच्छा कमेंट करता है तो अच्छा लगता है कि हम कुछ मेहनत कर रहे हैं, वो काम आ रही है किसी न किसी की, ठीक है। पहली जो क्रिया है वो है वाष्पीकरण। अब कौन से मिश्रण को आप वाष्पीकरण के द्वारा अलग कर सकते हैं, खुद ही से सोचो। मान के चलिए कोई द्रव है, जैसे जल है, जल में कुछ घुला हुआ है, ठीक है, तो आप अगर उसको गर्म करेंगे तो जल वाष्प बन के उड़ जाएगा। कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये भी पढ़ा है हमने, है ना। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल वाष्प बन के उड़ जाएगा, और उसमें जो घुला वाला पदार्थ है उसका जनरली जो विलय होता है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट उसका काफ़ी ऊपर होता है जल से, तो जल उड़ जाएगा, वो पदार्थ बचा रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें इसका फिगर, वैसे तो आप NCERT बुक्स ले लें आप सब लोग, मैंने भी हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए रखी है, तो आप भी ले लें, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें देख सकते हैं आप फिगर इस तरह से है। जैसे ये बीकर है, समझ जाइए, ठीक है। ये अपन ने बर्नर लगा दिया इसके नीचे, और इसमें से आ रही है फ्लेम, ठीक है। इसमें अपन ने डाल दिया, जैसे कि ये क्या लिखा है, एग्जाम्पल, डाई को स्याही से अलग करना। अब आप स्याही मतलब होता है इंक, जो जैसे अपनी इसमें इंक डली है या पेन में इंक डली होती है, वो होता है डाई, यानी कि रंग का जल में मिश्रण,
ठीक है। स्याही क्या होता है मैं बता दूं आपको। स्याही जो है ना वो होता है जल में रंग का मिश्रण, ठीक है। तो आपने इसमें मान के चलिए इंक डाल दी थोड़ी सी, ब्लैक कलर की इंक या ब्लू कलर की आपने इंक इसमें डाल दी है, ठीक है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें से जो पानी होगा ना वो वेपराइज हो जाएगा और उड़ जाएगा, ठीक है, बाहर उड़ जाएगा हवा में, और यहाँ पे बचेगी इंक, ठोस रंग बचेगा, सॉरी इंक नहीं बचेगी, इंक तो टोटल थी, मिश्रण जो था उसको इंक बोलते हैं, स्याही बोलते हैं। यहाँ पे बचेगी डाई, ठीक है, प्योर ब्लू कलर, जैसे अगर ब्लू स्याही थी आपकी, ब्लू इंक थी, तो प्योर ब्लू कलर बचने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो आप वाष्पीकरण के द्वारा किसको अलग कर सकते हैं, जैसे जल में कुछ भी घुला हुआ है, ठीक है, या किसी भी द्रव में कुछ भी घुला हुआ है, तो आप उसको उस द्रव के बॉइलिंग पॉइंट तक लेके जाइए, वो द्रव उड़ जाएगा और ठोस जो घुला हुआ है विलेय वो बचा रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी हो सकता है जैसे जल में नमक हो, आपसे अलग करने के बारे में पूछा जाए, जल में शर्करा हो, शर्करा यानी कि शक्कर, ग्लूकोज, ठीक है, अगर ये हो तो क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है, जो पॉइंट अपन ने पहले लिखा हुआ है। और एनसीईआरटी में तो यही हेडिंग है, एनसीईआरटी में क्या ये हेडिंग है, ये अंदर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना इस पर क्वेश्चन बनता है सीधा कि डाई को स्याही से यानी कि रंग को स्याही से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन दिया होगा अलग अलग, ठीक है। तो उसमें से आपको चुनना है क्या, वाष्पीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपकी पहली विधि कंप्लीट हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट विधि की तरफ चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हमने एक विधि को पूरी तरह से समझ लिया है, अब चलते हैं अगली विधि के ऊपर, ठीक है। मिश्रण को पृथक करने की विधि हम समझ रहे हैं, इसमें हम दूसरी विधि हमारी अपकेंद्रण। अपकेंद्रण ये मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, याद हो आपको, कॉलेज के टाइम पे मैंने आपको जिक्र किया था इसका, वही समय आ चुका है। ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, अगर आप रेगुलर क्लास लेंगे तो क्लास में आपकी वही चीज़ें रिवाइज भी होती रहती हैं, ठीक है। अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, इसका मतलब यूज़ क्या में करते हैं, देखिए जब कोई भी द्रव है उसमें ठोस के कण बहुत छोटे हैं, मैंने आपको बताया था कॉलॉइड का एग्जाम्पल, ठीक है। जो भी कॉलॉइड होते हैं उसमें क्या रहता है कि ठोस के कण, जैसे कि दूध का मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल, जैसे दूध है कॉलॉइड एक, इनमें जो ठोस के कण है ना वो घुले हुए नहीं हैं, वो छोटे छोटे कण हैं और तैर रहे हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे कि वो आपको लगेगा कि वो समांगी मिश्रण है, पर वो है नहीं समांगी मिश्रण, वो होता विसमांगी है। उसका पता कब चलता है, जब उसमें से हम प्रकाश की किरण जब निकालते हैं तो वो टिंडल इफेक्ट शो करती है, ठीक है। इसके बारे में अपन ने कॉलॉइड में यानी कि पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो जो भी कॉलॉइड होते हैं ना उनमें वो खुद विसमांगी मिश्रण है, और उनको अपन किस तरह से अलग कर सकते हैं, तो उनको अलग करने के लिए अगर आप छानन विधि का यूज़ करेंगे, जैसे कि निलंबन में आपने छानन विधि का यूज़ किया था, तो छानन विधि से आप निलंबन के कणों को अलग कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि अगर जल में रेत घुली हुई है तो आप उसको अलग कर सकते हो, लेकिन दूध को अगर आप छन्नी में से निकालेंगे तो पूरा निकल जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पे छानन विधि यानी कि फिल्ट्रेशन एप्लीकेबल नहीं होती, उससे कुछ नहीं हो सकता, वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं अपकेंद्रण यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। जिस द्रव में ठोस के कण बहुत छोटे हैं, ठीक है। आपके मैं नोट्स पूरे लिखता जा रहा हूँ बोर्ड पे, ठीक है, तो आप यहीं से नोट्स बनाना है। कुछ बच्चे बोलते रहते हैं कमेंट में कि PDF डाल दो, यहाँ डाल दो, वहाँ डाल दो, बेटा जब मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ तुम कॉपी में नहीं लिख पा रहे, है ना, तो आप कॉपी में लिखने का प्रयास करें, ठीक है। मैं बोर्ड पर आपको पूरे नोट्स दे रहा हूँ यहाँ पर। तो क्या है, कॉलॉइड जो होता है ना, कोई भी कॉलॉइड में क्या होता है कि द्रव जो होता है उसमें ठोस के कण बहुत छोटे मात्रा में तैरते रहते हैं, ठीक है, निलंबित रहते हैं, लिख लेना आप, तैरते यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि द्रव में ठोस के कण जो है ना बहुत छोटे छोटे होते हैं और वो तैरते रहते हैं, ठीक है। उनको अलग करने के लिए अपन यूज़ करते हैं अपकेंद्रण विधि यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन। अब मैं आपको बता दूं कि इस विधि में होता क्या है। इस विधि में आप मिक्सी से समझिए, ठीक है, जैसे मिक्सी होती है ना, उसमें कोई भी चीज़ डाल के अपन बहुत ज़ोर ज़ोर से घुमा देते हैं, ठीक है। मिक्सी से थोड़ा अलग होती है, लेकिन इस तरीके से होती है सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन, जिसमें किसी भी चीज़ को बड़ी तेज़ी से राउंड राउंड घुमा दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब घूमते में जो भारी कण होते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं बहुत तेज़ी से। ये मथने जैसा सिस्टम है, ठीक है, जैसे अपन मक्खन को मथते हैं ना, तो उसमें से मलाई में से मक्खन ऊपर निकल आता है, मठा नीचे रह जाता है, ये वो वाला सिस्टम है।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, भारी कण नीचे रह जाते हैं, हल्के कण ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो अलग हो जाते हैं। अब जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो अब आता है, ठीक है, कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बनते हैं कि ब्लड के टेस्ट में कौन सी विधि उपयोग होती है, ठीक है। रक्त और मूत्र की जांच में कुछ जो अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं रक्त के अंदर, उनको अलग करने के लिए, जांच के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ब्लड एंड यूरिन टेस्ट में, रक्त व मूत्र की जांच में पहला पॉइंट, बहुत जरूरी पॉइंट, किस विधि का उपयोग होता है, अपकेंद्रण विधि का। दूसरा है क्रीम से मक्खन निकालना। ये अभी मैंने एग्जांपल दिया, ये घरों पे भी चलता है अपने और डेयरी वगैरह में भी चलता है। क्रीम से जो अपन मक्खन निकालते हैं, यानी मक्खन और मट्ठे को जो अलग करते हैं ना, छाछ जैसे बोलते हैं, मक्खन और छाछ को अलग करते हैं, वो ये है। उसमें भी किसका प्रयोग होता है, अपकेंद्रण विधि का, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, उसका यूज़ होता है। तीसरा है दूध से क्रीम निकालना। ये डेयरी वगैरह पे चलता है, जो दूध से क्रीम निकाल लेते हैं। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा टोन्ड मिल्क आता है ना, टोन्ड मिल्क सांची वगैरह में आता है टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड आता है, ठीक है। तो डबल टोन्ड वाला मिल्क, फुल क्रीम। तो क्रीम वाले मिल्क से जब एक बार क्रीम निकाल दी जाती है तो वो टोन्ड हो जाता है, दोबारा उसमें से निकाल देते हैं जो थोड़ा बहुत बचती है उसको, तो वो डबल टोन्ड करके आता है, ठीक है। और चौथा इसका एग्जाम्पल है, या इसका अनुप्रयोग आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन, इंग्लिश में इसको एप्लीकेशन बोलते हैं, वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है। वॉशिंग मशीन में कहाँ पे, कपड़े सुखाने वाले में। वॉशिंग मशीन में धोने वाले में नहीं, जो कपड़े सूखते हैं उस वाले पोर्शन में क्या होता है, वहाँ पे उसको कपड़ों को बड़ी तेज़ी से घुमाया जाता है, ठीक है। तो पानी भारी होता है ना, तो वो नीचे निकल जाता है, नीचे बैठ के नीचे निकलता चला जाता है। उसमें छेद भी रहते हैं जो वो घूमती है डलिया से उसमें, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों में अपनी किस विधि का यूज़ होता है, अपकेंद्रण विधि का, है ना। तो यहाँ पे हमने दो विधि पढ़ ली, वेपराइजेशन, अपकेंद्रण। याद करते चलना, वेपराइजेशन का यूज़ कहाँ पे होगा, जैसे जल में या किसी द्रव में कोई चीज़ घुली हुई है, समांगी मिश्रण है, ठीक है, तो वहाँ पे हम जल को उड़ा सकते हैं। आप कहेंगे जल कैसे मिलेगा, तो जल को वापस ठंडा किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अपन अगर वेपराइज हो रहा है, वहाँ पे ऊपर आप एक प्लेट रख के उस पर बर्फ़ रख दें, उसको ठंडी प्लेट हो मतलब कुल मिला के, तो वहाँ पे जाके जल, पानी, जो वेपर है वो वापस जल बन जाएगी, ठीक है। तो आपको जल भी वापस मिल जाएगा, नीचे आपका जो ठोस था वो भी मिल जाएगा, इस तरह से। और अपकेंद्रण विधि कहाँ पे यूज़ होगा, जहाँ पे अपन किसी कॉलॉइड को जो है अलग अलग करने वाले हैं। यानी इसमें क्या है, किसी द्रव में ठोस के कण बड़े छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो उनको अपन छानन विधि से नहीं अलग कर सकते, उनको अपन अपकेंद्रण से करते हैं, है ना। छानने वाली विधि अपन ने पहले बताया था कि साधारण भौतिक क्रिया के अंदर आती है। तीसरी अपनी विधि जो है, मतलब इस हेडिंग से दिया एनसीईआरटी में, ये कोई विधि नहीं दिख रही है, उसमें ये दिया दो अघुलनशील द्रवों को कैसे अलग करते हैं। दो अघुलनशील द्रव या टू इमिसिबल लिक्विड्स, इसका क्या मतलब है कि दो ऐसे लिक्विड जो आपस में घुल नहीं सकते, ठीक है, जैसे कि पानी और केरोसिन, पानी और पेट्रोल, पानी और तेल, कोई भी चीज़, ठीक है। अगर आप एक बर्तन लेंगे, उसमें आप पानी डालेंगे, ठीक है, और मिट्टी का तेल डालेंगे, तो मिट्टी का तेल या कोई भी तेल हुआ वो हल्का रहता है पानी से, तो वो ऊपर तैरता रहेगा, ठीक है, और पानी जो होगा वो नीचे। मतलब इनकी लेयर्स आपको क्लियर अलग अलग दिखेंगी, ठीक है। तो ऐसे कोई भी दो लिक्विड जो आपस में घुल नहीं सकते, उनको आप किसी भी पात्र या किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो दो अलग लेयर बनाते हैं। अलग लेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोनों का घनत्व अलग अलग है। इसका घनत्व कम है इसलिए ये ऊपर है, इसका घनत्व ज़्यादा है पानी का इसलिए नीचे है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो पानी नीचे है, ये ऊपर है, अब आप इन दोनों को अलग कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक कीप आती है, यहाँ पे लिखा है मैंने, पृथक्करण कीप। अब क्वेश्चन इतना से बस पूछ सकते हैं कि पृथक्करण कीप का अगर इससे पूछना हुआ, तो वैसे जरूरी नहीं है, जब इतनी सारी विधियाँ तो वो उनसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, ठीक है। लेकिन पृथक्करण कीप जो होती है उसका यूज़ किस में होता है, तो उसका यूज़ होता है दो अघुलनशील द्रवों को अलग करने में, ठीक है। पृथक्करण कीप आपके देखना एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है इस तरीके से, और ये इस तरीके से होती है। नीचे यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा रहता है, यानी आप ऐसे मान लिए एक ये घिर्री लगी हुई है जिससे अपन इस पानी को निकाल सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है। ये ऊपर से बंद है या खुला है फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको खोलेंगे तो ये पानी इसमें से निकलना शुरू हुआ। जहाँ पर मिट्टी का तेल आने वाला वहाँ पे आप इसको बंद कर दें, ठीक है। तो इस तरह से आपने अलग कर लिया। या फिर अगर आपके पास कोई अलग विधि हो तो आप इसको ऊपर वाले को ऊपर से अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बिल्कुल बराबर तरल हैं, दोनों बहने वाले हैं, तो उसको नीचे से अलग करना आसान है, ठीक है। जैसे ये होता है धातु, इसका दूसरा एप्लीकेशन है ये दोनों।
जैसे जल से मिट्टी के तेल को अलग करना है तो अपन किसका यूज़ करेंगे, इसका, पृथक्करण कीप का, ठीक है। अगर धातु शोधन में यानी कि जो मेटलर्जी होती है, मेटलर्जी में जो लोहा का अपन निकालते हैं आयरन को, तो उसमें क्या होता है कि आयरन लास्ट स्टेप में आयरन का जो स्लैग बनता है, स्लैग यानी होता है कचरा, स्लैग का मतलब कचरा, ठीक है, जो Fe मतलब कुल मिला के मान लीजिए जो लोहा पिघला हुआ होता है ना, उसके अलावा जो भी है, जो भट्टी रहती है उसमें पिघले हुए लोहे के अलावा जो भी बचता है उसको अलग करना होता है, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, पिघला हुआ लोहा नीचे होता है और जो स्लैग होता है वो ऊपर रहता है, ठीक है। तो उसको ऊपर से हटा दिया जाता है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि पिघले हुए लोहे से उसको ऊपर से हटाना आसान है, तो वहाँ पे ऊपर से हटा देते हैं। जबकि जल प्लस केरोसिन में इस तरह से पृथक्करण कीप के द्वारा नीचे से हटा देते हैं, ठीक है। तो ऐसे दो द्रव हों जो अघुलनशील हों, उनमें अलग अलग करना बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस तरह से अलग हो जाता है। इसके बाद समझते हैं हम इसकी अगली विधियों को, ठीक है। हमने 3 विधियां पढ़ ली हैं, इसके बाद चलते हैं हम चौथी विधि और 5वीं विधि को समझने, ठीक है। मिश्रण को पृथक करने की विधियां चल रही हैं हमारी। तो इसमें चौथी विधि है सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन। देखो इसको हमने कहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे पदार्थों का रूपांतरण होता है, यानी कि जहाँ पर ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में जाते हैं बिना बीच में द्रव अवस्था में जाए हुए, ठीक है। ऐसे पदार्थों को क्या बोलते हैं हम, सबलाइम सब्सटेंस, यानी कि ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन ये प्रक्रिया का नाम है, ऊर्ध्वपातित सब्सटेंस बोल सकते हैं, ऊर्ध्वपातित पदार्थ, ठीक है। और कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ नहीं, अधिकतर ऐसे पदार्थ होते हैं जो सब्लिमेशन शो नहीं करते हैं, जो यानी कि पहले द्रव में जाएंगे फिर गैस में जाएंगे, ठीक है। तो ये जो सबलाइम सब्सटेंस होते हैं यानी जो ऊर्ध्वपातन दिखाते हैं, इनमें अगर आप थोड़ी सी हीट देते हैं तो ये सबसे पहले गैस में उड़ जाते हैं, ठीक है। यानी कि अब कोई भी ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ हो वो सबलाइम सब्सटेंस हो, एक नॉन सबलाइम हो, यानी कि एक ऐसा पदार्थ हो जो ऊर्ध्वपातन दिखाता है यानी जो सीधा ठोस से गैस में बदलता है, और दूसरा ऐसा हो जो नहीं बदलता है। इन दोनों के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे, ऊर्ध्वपातन विधि से, ठीक है। अब ऐसे मिश्रण मैंने आपको लिख दिए हैं। ये जो पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड, ऐसे फॉर्मूला लिखने आपको आता होगा, ये नहीं आता होगा तो कोशिश करेंगे हम अपनी जो अगली क्लास से आएंगे उसमें बता देंगे। अमोनियम क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सबलाइम सब्सटेंस है, ठीक है। ये ऊर्ध्वपातन दिखाने वाले पदार्थ हैं। तो इन पदार्थों को जैसे इनने क्या किया है, अमोनियम क्लोराइड और नमक का मिश्रण है, तो उसको आप कैसे अलग करेंगे। तो इसमें आप कुछ नहीं, आप हीट करेंगे, जैसे इसको हीट देना शुरू करेंगे वैसे ही क्या होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये उड़ना शुरू कर जाएगा, ठीक है। ये ठोस से सीधा गैस में बदलेगा, ठीक है, और नमक वहाँ पर बचा रह जाएगा। अब सेम वही बात है, इसको आप अगर ऊपर जो अपना वेसल है, जो बर्तन है जिसमें आप हीट दे रहे हैं, यदि वो बंद होगा तो ये ऊपर आपको ठोस अवस्था में वापस प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कि बता दे रहा हूँ मैं आपको फिगर बना के, यहाँ पे ये नोट कर लेना, ठीक है। ये ज़रूरी है सबलाइम सब्सटेंस, क्योंकि इन्हीं का किसी के साथ मिश्रण आया तो अपन इसको ऐसे अलग करेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। जैसे मान के चलिए ये है अपना, आपने एक बीकर लिया, ठीक है, इसमें भरा है पानी। क्योंकि अपन इस सब्सटेंस को कम हीट देनी है इसलिए डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अपन ने इसके ऊपर रखा एक वॉच ग्लास, यानी कि एक कांच का ग्लास होता है ये वॉच ग्लास। इसमें आपने ये पदार्थ ले लिया, इन दोनों का जो मिश्रण है वो ले लिया आपने। यहाँ पे नमक प्लस अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण आपने ले लिया और आपने इसको यहाँ से बॉयल करना शुरू किया, ठीक है। तो इसकी जो वेपर जाएंगी उससे इसको हीट मिलेगी और हीट से क्या होगा, यहाँ पे ये उड़ना शुरू करेगा, ठीक है। ये आप इसको डायरेक्ट भी दे रहे हैं। एक काम करिए, सॉरी ये शायद मैंने किसी और का फिगर बना दिया। यहाँ पे आपने एक वेसल लिया जो ऊपर से क्लोज है, ठीक है। इसको बोलते हैं कीप नुमा बर्तन, जो भी है फनल शेप्ड वो है ये वेसल, ठीक है। इसमें आपने नीचे से हीट देना शुरू किया, इसमें आपने यही पदार्थ डाल दिया है, ठीक है। इनका जो मिश्रण है नमक और अमोनियम क्लोराइड है, दोनों सॉलिड ही हैं, इसको आपने डाला और यहाँ से आपने हीट देना शुरू किया। तो और यहाँ से इसको कर दिया आपने बंद, रुई वगैरह ला के आपने इसको प्लग लगा दिया है। तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड उड़ेगा ना, तो वो उड़ के जाके यहाँ पे तो गर्मी है, यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा सॉलिड में,
ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, शेष नीचे नमक बचेगा। तो इस तरह से आप कोई भी ऐसे मिश्रण को जिसमें दो ऐसे तत्व हैं जिसमें से एक सब्लिमेशन दिखाता है, तो आप उसको सब्लिमेशन यूज़ करके अलग कर सकते हैं। ठीक है। अगली और बड़ी इंपॉर्टेंट विधि पे चल रहे हैं अपन। ठीक है, ये है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का मतलब होता है कलर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का नाम भी इसलिए रखा है क्योंकि ये कलर्स जो होता है, डाई जो होती है ना, जैसे हमने पिछले उसमें क्या किया था, वेपराइजेशन में हमने क्या किया था, स्याही से डाई को अलग किया था। ठीक है, मतलब जल में जो रंग घुले हुए थे उसको अलग किया था, जल को अलग किया था, है ना, जल को उड़ा दिया था। अब जो रंग था ना डाई, उसमें भी कई सारे रंग होते हैं, जैसे ब्लैक कलर है ना, कई सारे कलरों के मिलने से बनता है। तो उन कलर्स को कैसे अलग करेंगे, उसमें यूज़ होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसका हिंदी में भी क्रोमेटोग्राफी ही है। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ वहाँ पे होता है जहाँ पे एक ही विलायक में, यानी एक ही सॉल्वेंट में घुले विभिन्न ब्ले पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, अगर एक ही सॉल्वेंट में कई सारे सॉल्यूट घुले हुए हैं तो उनको कैसे अलग करेंगे, तो उनको अलग करने के लिए अपन यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे एक होती है पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिसका डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी बुक्स अगर किसी ने भी नहीं ली है तो प्लीज़ ले लो, उसमें पढ़ते चलना। आपको इसमें से कोई भी ऐसा शब्द नहीं मिलेगा जो उसमें ना हो। ठीक है, और किसी किसी को अगर समझ में नहीं आती है तो आप अगर इस वीडियो को देख के जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि समझने वाला पार्ट अपन ने इधर कर लिया है, बाकी आप रीडिंग करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एक एक चीज़, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करूँ, फिर भी टाइम की थोड़ी कमी के कारण उतना ही हो पाता है। तो आप और अच्छे से आपको समझ में आएगा अगर आप सेकंड रीडिंग वहाँ से भी कर देंगे तो। ठीक है, अब इसमें बता रहा था पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें फिगर ऐसा है, जैसे आपने एक पेपर लिया, ठीक है, इसमें आप थोड़े ऊपर एक लाइन खींच लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आपने ब्लैक इंक डाल दी। ठीक है, ब्लैक इंक का आपने एक स्पॉट यहाँ पे डाल दिया बड़ा सा। ठीक है, ये ऊपर वाला मैं हटा दे रहा हूँ सब्लिमेशन को। हो गया सब्लिमेशन। अब हम दो क्रोमेटोग्राफी, अब बीच में ही कर लें इसको थोड़ा। ठीक है, आपने एक पेपर लिया, उस पर आपने जैसे थोड़े ऊपर एक लाइन खींची, उस लाइन पे आपने यहाँ पे डाल दिया एक ब्लैक इंक का स्पॉट डाल दिया। ठीक है, अब आप इसको क्या करें, ये पेपर है फिल्टर पेपर, कोई सामान्य पेपर नहीं है, फिल्टर पेपर है। ठीक है, ठीक है, जो पतला सा आता है, टिश्यू पेपर भी बोलते हैं शायद इसको, महीन सा रहता है एकदम। इस पेपर को आपने लिया है, अब इसको आपने क्या किया, यहाँ नीचे से जल में डुबो दिया है, थोड़ा सा, इतना इतना लगभग जल में डुबो दिया। तो इसमें क्या होता है, जल ऊपर चढ़ने लगता है धीरे धीरे करके। जैसे अपन चाय में बिस्कुट भी डुबोते हैं ना, तो चाय धीरे धीरे बिस्कुट पे ऊपर चढ़ने लगती है। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें पानी ऊपर चढ़ने लगेगा। अब जैसे ये जल ऊपर चढ़ेगा इसमें कागज़ पे, तो वो इसमें जो घुला हुआ है ना, क्योंकि ये जल में घुल जाता है, ये जल में घुली हुई है, मतलब इंक तो वैसे भी, तो क्या होगा, ये डाई जो है ना इंक, इसमें जो चीज़ जल में ज़्यादा घुलनशील है, यहाँ पर मैं लिख दिया अधिक घुलनशील पदार्थ ज़्यादा ऊपर उठता है। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे रेड कलर होगा ना वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रेड। ब्लू कलर है वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से ये स्पॉट कुछ अलग हो जाएंगे आपस में। ठीक है, तो इस तरह से आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो आपको जो भी कलर हैं वो इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट ऊपर नीचे अलग अलग दिखेंगे। तो इस तरह से आप जो डाई रहती है, डाई में उपस्थित विभिन्न रंगों को किस तरह से अलग कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी की मदद से। इसके अलावा जो प्राकृतिक रंग होते हैं उसके अंदर ही विभिन्न पिगमेंट्स होते हैं। लगभग सेम बात है, थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक रंग है, उसके अंदर विभिन्न पिगमेंट्स होते हैं जिससे मिलकर रंग बनता है। ठीक है, उनको भी अगर अलग करना तो आप किसका यूज़ करेंगे, क्रोमेटोग्राफी का। तीसरा, रक्त से नशीले पदार्थ यानी कि ड्रग्स। नशीले पदार्थ का मतलब जो ड्रग्स बोलते हैं ना, उसको अगर अलग करना है लेबोरेटरी में तो अपन किस चीज़ का यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, लेकिन अभी आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ही पढ़ना है कि क्रोमेटोग्राफी से क्या क्या हो सकता है। तो ये होगा इसके अनुप्रयोग। और इस तरह से हमने मिश्रण को पृथक करने की 5 विधियाँ पढ़ ली हैं। इसके बाद कुछ 2-3 विधि और बची हैं। एक आसवन विधि है, एक प्रभाजी आसवन है,
यानी कि डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और एक बची हमारी क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण। ठीक है, तो उनको हम अगली वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर के बारे में एक आध पॉइंट और जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा और क्लियर कर देगा, आपके कॉन्सेप्ट्स को, कि मिश्रण में और यौगिक में क्या अंतर होता है, उसको देख लेंगे। और भी जो थोड़े बहुत डिफरेंसेस वाली चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। तो उससे हमने जो भी पढ़ा है वो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगी, इस वीडियो के नेक्स्ट डे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। और बेटा आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, और जैसा कि घर पे भी सेटअप लगाया है, वीडियो तो डाली दी सुनील सर ने, तो आपको पता चल ही गया होगा इस बारे में। तो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, ये जो हमारी सीरीज़ है वो कैसी लग रही है, और अगर इसमें कुछ सुधार चाहते हैं या कुछ नई चीज़ चाहते हैं तो वो बताएं। ठीक है, बाकी जो PDF और नोट्स वगैरह मांगते हैं उसके लिए प्लीज़ मैंने बता दिया कि आप बोर्ड्स पे मैं पूरा लिख रहा हूँ, आप यहीं पे समझें और इसको अपनी कॉपी में नोट करें। अगर आप हाथ से नोट करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और बेटा हम NCERT से नोट्स बना रहे हैं तो ये आपको सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस बने रहिए। धन्यवाद।